हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट आई एम ऑडिबल? ओके, देन आई एम आस्किंग हाउ आर यू? गुड इवनिंग। Only one person is just answering. It means rest of all are in rest in peace. Yeah, good evening. Please on your videos. Each and everyone must on your videos. Don't worry guys, we are not here a lot of hundreds of students that we do not interact with each other. We are because some of the students are working, so they do not join the coachings yet, and approximately in online 50 students are there, and here only students who have joined only 10. यहाँ तो चलो बढ़िया है। चलिए बेटा जल्दी से ऑन कीजिए यार, सब लोग वीडियो ऑन करो। ऑडियो नहीं आ रहा बेटा, आपकी साइड प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑडियो एक साइड में नहीं है, सभी साइड में ही जा रहा है। चलिए, सो बेटा मेरा वॉइस आ रहा है, तो प्लीज़ सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बार के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो। आज का जो सेशन है हमारा स्पेसिफिकली इस बात के लिए है कि हम स्टडी क्या करेंगे, बिकॉज आप सब लोग जो है कोई ना कोई एक एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आए हो, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप स्टडी करते हो तो उस स्टडी से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आपका क्या सिलेबस रहने वाला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जो आप लोग पढ़ते हो, आप किस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हो, आप जो है पर्टिकुलर किसी एक सिंगल एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हो या फिर लॉट ऑफ एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हो। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के रिलेटेड, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर देखा जाए तो यूपीएससी से लेके, किससे लेके, आपके यूपीएससी से लेके बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कि आप लोग आराम से दे सकते हो और इनको क्रैक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर यूपीएससी के बाद आपका आता है नाबार्ड, नाबार्ड के बाद आपका आता है एफसीआई, एफसीआई के बाद आपका आता है एएफओ, इसके बाद आपका, अब देखो यहाँ पर अगर हम बीच में बात करेंगे तो बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम भी आ सकते हैं, जैसे आपका AAO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये अलग हैं, लेकिन मैं आपके वैसे बात कर रहा हूँ। और इनके इन बिटवीन जो है वो कभी कभी आने वाली जो पोस्ट होती हैं दैट इज़ द एसएससी ऑफिसर्स, है ना, तो ये पोस्ट भी रहती हैं। अब यहाँ पर आराम से समझने की कोशिश करना कि व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि आपके ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ाम को अगर आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करोगे कि होता क्या है इन एग्ज़ाम में, या फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, है ना, अब पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या है आपका उस एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम का, है ना, तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। और एग्रीकल्चर कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप लोग स्टडी करते हो जब अपने एग्ज़ाम के लिए जाते हो। अब मैं यहाँ पर आपके लिए देखो ना तो कोई मोटिवेशन लेक्चर लेके आ रहा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ देने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं देखो, क्योंकि एक चीज़ क्या होती है, जस्ट सिंपल वे में कि आपको बेवकूफ़ बनाना पॉसिबल है, लेकिन कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे अगर हम इन बातों पे रहेंगे। तो हम अगर सिलेबस पे फोकस करते हुए डायरेक्टली आपके कंटेंट पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम आपको मोटिवेट करना है। लेकिन जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो तब आपको सभी को पैरेलली लगातार कंटिन्यू
हम आपको डेफिनेटली सेशंस देते रहेंगे, रिक्वायरमेंट जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको गाइड करते रहेंगे। बट मेरा मानना ये है कि उस सेशन के बजाय हम अगर आपको कंटेंट देंगे और आप उस कंटेंट को पढ़ोगे और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दूसरा, दुनिया में क्या हो रहा है, इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, दैट मैटर ए लॉट। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट टाइम में, आज देश के अंदर बुरा हो रहा है, मोदी जी जिम्मेदार हैं, है ना, हम कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए हम कोई नहीं जानते हैं, है ना। डेफिनेटली वो उन्होंने जो भी किया होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग, बट प्रेजेंटली हम ब्लेम हर किसी को कर सकते हैं, लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम कितने उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर वर्क करते हैं वो बहुत मैटर करता है ना। तो प्रेजेंटली आप सब लोग किसी और को कुछ बोले बिना अपने टारगेट के ऊपर फोकस करो, अपने गोल के ऊपर फोकस करो। और आपका गोल क्या है वो आपको एग्जाम यहाँ पर जो भी होंगे इनमें से आपको एक चूज करना है कि आप किस एग्जाम के लिए जाना चाहते हो। और कभी भी एक सिंगल एग्जाम के लिए मत जाना, फोकस एक एग्जाम पर होना चाहिए। आपको एग्जाम हर एक को अटेम्प्ट करना है। क्या बोला मैंने? हर एक एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। व्हाई? बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल यहां जाना चाहते थे, अगर हमें ये मिल जाता है या ये मिल जाता है तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में इसको भी अचीव कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। समझ में आया? और सेटिस्फेक्शन लेवल में बता देता हूं कि कभी भी ना तो यहां मिला है, ना यहां मिला है, ना इससे ऊपर मिला है। सेटिस्फेक्शन लेवल तब मिलेगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है डियर, क्योंकि प्लीज़ एक चीज़ मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बोलना चाहूँगा, आप लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज आप लोग चाहते हैं कि अगर टू वे इंटरेक्शन हो देन मस्ट ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आप मत ऑन करिए वीडियो। क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन रखोगे तभी मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं रखोगे तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप लोग वीडियो ऑन रखना चाहते हो या वीडियो बंद रखना चाहते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर हम टू वे इंटरेक्शन के साथ नहीं पढ़ेंगे बेटा तो आने वाले टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्योंकि टीचिंग जो होता है ना वो हमेशा टू वे होता है। टू वे मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर करूंगा, ठीक है, समझा दिया, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप पढ़कर नहीं आओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बेटा, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सब लोग वीडियो ऑन करें और उसके साथ आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके सिलेबस को टारगेट करूंगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है या एग्रीकल्चर में हम स्टडी क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले तो आपका एक जो रोड मैप है हम उसको समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आपका जो हम स्टडी करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और किस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे सामने अकेला एग्रीकल्चर वर्ड होता है, लेकिन उस एग्रीकल्चर वर्ड में आपके इतने सब्जेक्ट, ये तो जस्ट वो हैं जो नॉर्मल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, अभी 3-4 और लिखने वाला हूँ इसके साथ, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं फॉर आपके एग्रीकल्चर के लिए। सबसे पहले आपका क्या आता है? एग्रोनॉमी, सोयल, सीटेक, प्लांट फिजियोलॉजी। आप सब लोग जानते होंगे कि एग्रोनॉमी का मतलब क्या है, सोयल का मतलब क्या है, सीड का मतलब क्या है, क्योंकि आप सब लोगों ने बीएससी में इसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, फिशरीज और आपका करंट अफेयर। देखिए बेटा, आप सब लोग जब इसको स्टडी करोगे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्टडी, देन आपको इन सभी सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफसीआई के लिए जा रहे हो तो एफसीआई में आपका ये पार्ट नहीं आएगा, एफसीआई में आपका ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है और ये भी पार्ट आपका नहीं कवर किया जाएगा। केवल एफसीआई की बात कर रहा हूँ। नाबार्ड के लिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। आप एएफओ के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे,
ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको ये नहीं पूछा जाता। लेकिन फंडा क्या है कि जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप एक एग्जाम के तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हो और बोलते हो कि सर एएफओ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपने तो हमें वो पढ़ा दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। आप सब लोगों ने एग्जाम देखे होंगे। अगर आपने एग्जाम नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर एग्जाम का एक पूरा का पूरा फोल्डर है, मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, उसको जाकर देखना। उनके अंदर सभी एग्जाम को देखना, आप लोग एफसीई को देखना, नाबार्ड को देखना, एएफओ को देखना, मास्टर्स को देखना, आपका प्री पीजी को देखना, जितने भी एग्जाम आपके हैं वहां पर उनको एक बार ऑब्जर्व करना और आप फिर मेरे साथ यहां पर डिस्कस करना कि सर इस एग्जाम में ये चीज नहीं आती है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये आता है या नहीं आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि आप लोग केवल बाहर बैठकर, और क्या होता है कि बहुत सारे लोग कोर्स को स्टार्ट कर देते हैं अपने उस कोर्स को सेल आउट करने के लिए कि सर ये एफसीई के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, नाबार्ड के लिए इतना पे करना पड़ेगा, इसके लिए इतना पे करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं बताता कि बेटा एग्रीकल्चर सेम है, क्रॉप का नाम अगर आपका वीट है तो वो वीट ही रहने वाला है। हाँ, कुछ केसेस में आपका फॉर एग्जांपल जैसे सोइल की बात करते हैं तो सोइल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल अगर आप जाओगे तो सोइल के अंदर आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम में सोइल के सर्वे के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हर एग्जाम में नहीं आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ एग्जाम में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्रोनॉमी के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आपको वो पार्ट वहां से अलग करना पड़ता है उन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। वो मैं आपको साथ साथ में जब करवाते हुए चलूंगा तब मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि अगर आपका ये एग्जाम आ जाता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा और आपको ये सिलेबस आपको अलग से करवाया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वरना आप सभी को जो भी पार्ट रहेगा वो हर एक चीज कवर करवाते हुए चलेंगे विद पर्टिकुलर एक बेस के साथ लेते हुए और आपके हार्ड लेवल तक उसको कवर करेंगे। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हो? फाउंडेशन का मतलब होता है बेस किसी चीज का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बेसिक से लेके जब हार्ड लेवल तक आप लोग जाते हो तभी उस चीज की प्रिपरेशन करते हो। देखो बेटा, आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन था और 4 ईयर में आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े उन सभी को हम लोग कितने महीने में पढ़ने वाले हैं? अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ में। और उसमें एक पार्ट और ऐड हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर करंट अफेयर। ये आपने कभी नहीं पढ़ा था लेकिन अभी आपको जो है इसको कवर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपका उसमें ऐड होने वाला है और अप्रोक्सीमेटली हम इतने महीने में इसको कवर कर देंगे, ये है। लेकिन क्या पॉसिबल है बेटा कि मेरे पढ़ा देने से आपको याद हो जाएगा? नहीं। सबसे पहले आप सभी को इसके लिए फोकस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप इस सिलेबस को करते हुए धीरे धीरे, और एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, आप आजकल अगर कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम लोग जा रहे हो नाबार्ड के लिए, तुम लोग जा रहे हो आपके एफसीआई के लिए, तुम लोग जा रहे हो एएफओ के लिए, तो इन एग्जाम में एक चीज कॉमन है, वो ये कि आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये भी आपके पूछे जाते हैं बेटा। सब लोग जानते हो इसके बारे में? अब होता क्या है कि जब इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की बात करते हैं, यानी कि इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट जिनको हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं या फिर इनको हम जो है आपका एक सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का एक पार्ट मानते हैं। लेकिन अब इसको लेवल को लगातार ये लोग क्या करते जा रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? आप लोग इसको बहुत ही माइनर मान लेते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके बिना हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम करवाते नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोलता हूं कि इसके बिना सिलेक्शन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेटा इसको क्या करना है? हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए, इसको कवर करने के लिए आपको लगातार एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस। आप लगातार तीनों सब्जेक्ट के एवरी डे 15 अगर क्वेश्चंस करते हो, ये मेरा वादा है कि आपका आज से 4 से 5 महीने के बाद किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले लेना। लेकिन लगातार प्रैक्टिस चाहिए, ना संडे की छुट्टी होनी चाहिए, ना मंडे की छुट्टी होनी चाहिए। अगर है छुट्टी तो इसका मतलब फिर सोच लेना कि फिर मुझे मत बोलना। आप मुझे लगातार एक काम करिए, काम भेजिए अपना कि सर मैंने आज 15 क्वेश्चंस करिए। मैं लगातार 6 महीने तक आपका काम देखूंगा, बिना रुके बिना डुके, है ना। मैं आपको कभी ना तो शाबाशी दूंगा ना कुछ और दूंगा, लेकिन 6 महीने के बाद आप मुझसे बोलिएगा कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये देखो मेरा लगातार वर्क है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरी बात,
आप लोग चाहे जब काम करते हो इसके ऊपर वर्क करते हो, तो एक चीज याद रखना कि कभी भी कंसिस्टेंसी को जब ब्रेक डाउन करते हो तो उसको दूसरे दिन पर मत टालिए, उसी दिन करिए, चाहे रात को करिए या सुबह करिए, अर्ली मॉर्निंग करिए, इट्स योर टास्क। समझ में आ रहा है? क्योंकि 15 क्वेश्चंस इनको करते हुए अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 आवर लगेगा। और इंग्लिश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप पैसेज राइटिंग को कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली इंग्लिश के अंदर, अब देखिए मैं एक आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, और दूसरी बात देखो यार, आने के बाद मैं आपको ये भी कर सकता था कि एग्रीमेंटर ये है, एग्रीमेंटर वो है, एग्रीमेंटर ये है वो, देखो आप लोगों को अगर मैं करता तो आपने एडमिशन ले लिया है, अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना? और ये करने से बेटा कोई टाटा बिरला नहीं बन जाऊंगा मैं, और ये करने से कोई एग्रीमेंटर के 4 चांद नहीं लग जाएंगे। 4 चांद तब लगेंगे जिस दिन मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? At that time I will be successful person when definitely I will give you the content, and that content will help you in particular exam to crack that particular exam. Are you getting my point? उसके टाइम में आपसे पूछूंगा। लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अभी प्रेजेंट टाइम में बच्चे आते हैं ना, तो उनके माइंड में होता क्या है कि वो आज यहां से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल सर मुझे फोन करेंगे, सर बताइए आज इसका कंटेंट क्या रहेगा, ये क्या रहेगा। दूसरी जगह पर भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर कहीं आपको 2000 में कोर्स मिल रहा होता है, कहीं 300 में कोर्स मिल रहा होता है। देखो बेटा, अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए जाना है, मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं भगवान हूं या मैं कोई पर्टिकुलर बहुत बढ़िया पर्सन हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल एक शब्द बोलता हूं, अगर आपको एग्रीकल्चर में कुछ भी चाहिए, आप मुझे जस्ट एक फोन करना या एक मैसेज करना, ये मेरा वादा है, चाहे मैं कहीं से भी उसको ढूंढ के लाऊं, काले चोर से लेकर आऊं, लेकिन आपको दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, पर तुम लोग केवल मेहनत करो अपनी। समझ में आ रही है? एग्रीकल्चर के जितने क्वेश्चंस, जितनी क्वालिटी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे मेरे को कहीं से भी कुछ करना पड़े, आपको हर हालत में। अब एक प्रेजेंट टाइम आपने देखा होगा, अगर आप लोग प्रीवियस किसी एग्जाम में दिया था, लास्ट ईयर एक एएफओ का एग्जाम हुआ था, इससे पहले आपका नाबार्ड का एग्जाम हुआ था, और उससे पहले एफसीए का एग्जाम हुआ था, और आरआरबीएसओ का एग्जाम हुआ था। सबसे पहले एफसीए का एग्जाम था जुलाई में, जुलाई 2021 में जो एफसीए का एग्जाम था, उसमें आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन जो है केवल और केवल टेस्ट सीरीज से थे, केवल टेस्ट सीरीज दी थी उससे थे। सेकंड, आरआरबीएसओ का एग्जाम था, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस देयर वर 32 क्वेश्चंस फ्रॉम केवल और केवल आपके सिलेबस कंटेंट और आपका जो पढ़ाया गया था क्लास में उसी से थे, यानी कि क्लास को भी अगर कोई फोकस करके चला गया तो सिलेक्शन था। नेक्स्ट, अगर आप लोग नाबार्ड के लिए जाओगे तो उसमें भी सेम वही आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अगर आप लोग जाओगे तो 34 या 35 क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्टली इसी में से थे। और अगर आप लोग केवल 30 टेस्ट एएफओ के आपने देखे होंगे तो 30 टेस्ट में से 38 क्वेश्चन जो थे वो एएफओ में आए हुए थे। मैं केवल टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो ऐसे ही नहीं दी गई थी कि दे दिया केवल, नो। टेस्ट सीरीज ने पूरा पार्ट कवर किया, एक एक एग्जाम को कवर किया, और उसकी वजह से आज पॉसिबल हो पाया कि यहां तक पहुंच गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा ये हूं, लेकिन नहीं, कंटेंट पे कोई अकेला पर्सन फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी टीम हमारी है वो सारे के सारे पर्सन, आपके जितने भी पर्सन हैं, वो सभी के सभी किसी ना किसी सक्सेसफुल पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं विद ए 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। सो उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए वर्क करता है। आप अगर एक चीज फोकस करोगे, देखोगे हमेशा क्लास में अगर 2 बच्चे होंगे तो भी हम उतनी ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे, 1 बच्चा होगा तो भी डेडिकेशन उतनी होगी, 500 होगे तो भी उतनी डेडिकेशन होगी। ये हमारा रूल रहता है। हम कभी ये नहीं देखेंगे कि क्लास के अंदर यहां पर 2 बच्चे बैठे हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे, 2 आए हैं हम 2 को पढ़ाएंगे, वो उनकी मर्जी है जो नहीं आए। हमारी क्लास हमारी साइड से होगी, क्लासेस हमारी अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी आपको, कंटेंट हम आपके अकॉर्डिंग दे देंगे, क्वालिटी हम आपके अकॉर्डिंग दे देंगे, लेकिन हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस चलानी पड़ेगी। और सिस्टम में ये नहीं कि आपको भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये कोई क्वेश्चन पूछने के लायक है, नहीं,
आपने पीएचडी करनी है, आपने रिसर्च करनी है, इट डजेंट मैटर। आप अपना क्वेश्चन अगर लेकर आए हो, हमें आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वरना आपको एक आंसर ये मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल देखकर बताया जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर इतना वास्ट है कि हर क्वेश्चन का आंसर देना एक टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। Are you getting my point? So dear, if you have any problem, any doubt, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आप लोग हमेशा क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछोगे। हर रोज आपका जो जस्ट वेट इट डियर, आप सभी को लिंक एप्लीकेशन में मिला था? किसी ने पर्सनली सेंड तो नहीं किया? सभी को एप्लीकेशन में ही लिंक मिला था ना बेटा? जी एक सेकेंड रुकिए, दो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें एप्लीकेशन में लिंक नहीं आया है। वेट, चलिए तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मैंने क्या बोला, आप क्लास में ही उसको क्या करोगे, डिस्कस करोगे। एवरीडे हम लोग क्लास जो रखेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट टू 1 आवर 30 मिनट रखेंगे। लास्ट के 30 मिनट जो होंगे वो किसके होंगे, डिस्कशन। गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज साइकोलॉजी बोलती है कि एक ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज को 45 मिनट के लिए क्या कर सकता है, कंसंट्रेशन फोकस कर सकता है। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ब्लास्ट, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम क्लास के अंदर इस प्रकार का फ्रेंडली माहौल रखेंगे कि आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो और कुछ भी हम बता सकते हैं, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, टीचर को जब तक आप दोस्त बनाकर रखोगे, दोस्त मीन्स क्या होता है, ऐसा नहीं कि चल दारू पीने चलते हैं, है ना? दोस्त का मतलब क्या होता है कि जब तक वो पर्सन आपको एक पर्टिकुलर चीज के लिए गाइड कर रहा है तब तक वो आपके लिए टीचर है। लेकिन जिस दिन आपको हर चीज के लिए वो पर्सन ये बोल रहा है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो टीचर फिर क्वालिटी नहीं है। डेफिनेटली ध्यान रखना। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आइदर इट इज वैलिड और आइदर इट इज नॉट वैलिड, बट आप लोग क्वेश्चन पूछिए। आइदर इट इज ए, मतलब अगर एक सिली क्वेश्चन है ना वो भी पूछिए। अगर सिली क्वेश्चन को पूछकर आप आज मूर्ख बन रहे हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आने वाले टाइम के लिए आप मूर्ख नहीं बनोगे। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा, तो आपका सिलेबस जो है हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नॉर्मल जो बेसिक एग्रीकल्चर जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज द एग्रीकल्चर, what are the main subject of agriculture. For example, likewise we are talking about agronomy. What is agronomy? Agronomy is a type of, or agronomy is a science that deals with the crop management, crop science, and in this particularly we are studying that how we can grow the crops. कैसे क्रॉप्स को ग्रो करवाया जा सकता है, कैसे उनका कल्टीवेशन किया जा सकता है, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। एंड एक चीज ध्यान रखना कि जब तुम एग्रोनॉमी पढ़ते हो तो उस एग्रोनॉमी के साथ तुम्हें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रोनॉमी। व्हेन आई विल आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द एग्रोनॉमी,
एग्रो मीन्स फील्ड और नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या मुझे इसका कोई मीनिंग बता सकता है? एनी पर्सन ऑनलाइन में बोलिए बेटा। बोलिए भाई, आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? बोलो बेटा। या विवेक? मैनेजिंग, ओके। ओके, गौरव प्लीज। ओके, हेयर टू गौरव है ना, गौरव कुमार एंड गौरव गजूला। ओके, जी के जी जी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यही ठीक रहेगी। नाउ जी जी स्पीक अप, गौरव गजूला। व्हाट इज द एग्रोनॉमी, प्लीज टेल मी। ओके, अमन अमन पांडे। ओके, नवनीत नवनीत कौर। ओके, संयोगिता। ओके, ग्रेट। रोरिंग लायन, लियोन, स्पीक अप। Oh, that's great. We do not require this scientific language. We just require only specific thing. Listen carefully, dear. होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ. For example, आप लोग क्या बोला? Agronomy, field management. Likewise, I am just going in the field, and here it is the field. First of all, we will see that is that soil is suitable for particular crop or not. Okay? So before that, we have also to check that कि आपका जो क्लाइमेट है, जो हम एग्रो क्लाइमेटोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या आपका क्लाइमेट उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सूटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, क्या कभी भी एप्पल जो है वो राजस्थान में ग्रो करवाया जा सकता है? इज दैट पॉसिबल टू ग्रो एन एप्पल इन द राजस्थान इन ड्राईलैंड एरिया? नो, in dryland area maybe it possible, but that is a very hot area and that is a arid area, so a temperate crop cannot be grown in the arid area. Maybe possible with some for example, right now we are growing some varieties of apple in the Rajasthan also, but these all varieties are with some changes because we in present time we are just changing the means particular genetic pattern of that particular crop, and after that we are growing that crop in some other areas. Are you getting my point? So with some phototropic or photoperiodism changes in particular gene, particular crop gene, thereafter we can grow that particular crop in different area. But in basic, we have to know that, we have to find out that a particular crop can be grown in a particular area with a specific climate. Yes or no? क्योंकि यही तो होता है कि हम हर एक क्रॉप का क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? और इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब भी कोई क्रॉप जो होती है वो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही ग्रो करवाई जाती है। तो इसी के पर्पज से हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उस क्रॉप का क्लाइमेट जो है वो चेक करते हैं।
और जैसे ही हम लोग क्लाइमेट को चेक करेंगे, वी हैव टू स्टडी द एग्रो मेट्रोलॉजी. Yes or no? And what is the agrometeorology? Agrometeorology is the study of climate with respect to crop. Second, when we will go in the field, thereafter we have to till the field. Yes or no? To open the field. So याद रखना, जब उसको फील्ड को टिल किया जाएगा, उसको ओपन किया जाएगा, तो टिलेज ऑपरेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? मशीनरी. And machineries belongs to agriculture engineering. Yes or no? Thereafter you will prepare the field, and in field soil is most important part, so we have to also study the soil science, because we have to check that nutrients are proper available in the soil or not. We also have to check that particular soil has particular pH or not, because each and every crop have a specific pH range in that they can be grown. And thereafter, next thing is, after soil you will sow the seed, and definitely for seed you have to study the seed technology. And after that, seed is sown and that particular crop start to grow on, and that time you have to start the study botany of that particular crop, and with botany you also have to study the physiology of that particular crop. So now we have to start the plant physiology. Yes or no? And now crops start to grow, and definitely insect and pest will be start to attack on the particular crop. So when the insect will be start to attack on the crop, we have to start the study the entomology for insect, not pathology. And thereafter for disease we have to study the plant pathology. Our online students are not so much energetic. What's the problem? Say yes or no. Yeah, that's important. Thereafter, after the plant pathology, your crops will start to bloom, and thereafter we have to also provide some fertilizer and all. So that time we have to also again study the soil, and according to soil condition we will provide the fertilizers and manure and all. And thereafter, post harvest technology. Yes or no? And these all subject 1 2 3 4 5 6 7 8, these all 8 subjects are associated with one subject that is known as agronomy. So when you will go for the general agriculture, at that time with agronomy you have not to study only a single subject, we have to study the 9 subject. That's why most of students says कि सर हमारे में तो केवल एग्रोनॉमी आएगा. अब बताइए जरा, एग्रोनॉमी में क्या ये नहीं है? है बेटा. और जैसे ही आप लोग एग्रोनॉमी बोलते हो, एग्रोनॉमी के साथ आपको इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर करने होते हैं, और इसलिए एग्रोनॉमी को कवर करते टाइम हमें इन सभी सब्जेक्ट को फोकस करते हुए पूरा का पूरा स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए. और ये आपसे वादा रहा कि आप मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर कर जाओगे जब आप लोग स्टडी करोगे किसका? इसको, है ना. तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स को हम केवल किस में कवर करेंगे? एग्रोनॉमी में. ठीक है. बाकी जो बच्चे आपके अब यहाँ पर वापस आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो एग्रो, सॉयल, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट ब्रीडिंग नहीं बोलूँगा यहाँ पर, पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी. यस. एंड रेस्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका? अब यहाँ पर इसके लिए हॉर्टिकल्चर,
एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये तीनों आपको अलग टीचर पढ़ाते हैं हमेशा। मैं कभी इसको कवर नहीं करता हूं आपका, ठीक है। मेरा जो पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1 2 3 ये मेरा पार्ट है, ये भी मेरा पार्ट नहीं है, एंड डेफिनेटली दिस इज माई पार्ट, दिस इज नॉट माई पार्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट माई पार्ट, ठीक है। मैं आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, एग्रोनॉमी, सॉयल, सीड, क्योंकि ये हमारा इसी में आ जाएगा, प्लस में यहां पर आपका एग्रो, मेट्रोलॉजी, एंड विद दैट प्लांट ब्रीडिंग and agriculture current affair. This is not a subject, this is just particular general knowledge that we have to get from the surroundings, that what is going on in our country for agriculture improvement. Are you getting my point? What is our government doing for our particular agriculture sector to improve that particular sector? Means to improving the agriculture and rural development, what's the government is going on, means running the schemes and different all. What the budget is they are providing that particular scheme. When the scheme was started, for how many years that particular scheme was started, in how many area or how many district that particular scheme is effective, what is the benefit of that particular scheme, how much benefit that is given under particular scheme. For example, likewise I'm just saying प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टार्टेड किया गया था किसके लिए, कि फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए, एंड इन दिस डायरेक्ट बेनिफिट व्हाट्स द गवर्नमेंट इज गोइंग, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 6,000 रुपीज पर ईयर टू पर्टिकुलर ए सिंगल फार्मर, yes or no, and 6,000 rupees given under the 3 installment, 3 installment में ये पैसा दिया जाता है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट जो रहता है इसमें आप सब लोग जानते हैं कि 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, yes or no. This is not a large amount, but definitely this is helpful for the farmer, because most of the farmers in the country are the 87% farmers are small and marginal. इंडिया में क्या है, आपके 87% farmers small and marginal हैं. What are the farmers small and marginal mean? Just raise your hand. Who can describe that? What are the small and marginal farmer? Just raise your hand. Just raise your hand. What do you mean by small and marginal farmer? Very good, Aman Pandey. Okay. From here? Yes, dear, please. Those farmer who have less than 1 hectare land. Okay. Anyone else? Yeah, Vivek बोलिए. One to 2 hectare land, that is a small and marginal. Actually, dear, your farmers are categorized under 5 different categories according to their land holding size. First one is marginal. Dear ones, please close your notebooks. There is no need of open the notebook. कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ बंद करो, बस सुनो केवल. ये नोट्स ना बना बना के हम लोग दुनिया में थक चुके हैं. कितने चाहिए बताओ नोट्स मेरे को, कितने नोट्स चाहिए बताओ. नोट्स से सिलेक्शन हो जाएगा, फिर नोट्स ही ले लेते, 1840 में ही तो थे. सुन लो पहले. मार्जिनल फार्मर आर दोज फार्मर who have less than 1 hectare land. Thereafter small farmer who have 1 to 2 hectare land. याद है आपको जब बचपन में होते थे, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. याद आया? वही बनना है. वही क्यों बनना है? इसलिए बनना है क्योंकि बच्चे जितने रहोगे ना उतने ज़्यादा सीख पाओगे. जितना मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा आ गया ना उतना ही हम लोग क्या करेंगे, शर्म करेंगे, उतना ही हमें हेजिटेशन होगा यहाँ पर आने में. ऑलवेज रिमेंबर, 3 person, a saint, a sadhu, a beggar, a भिखारी,
एंड स्टूडेंट दे नेवर नेवर एवर 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 एवर, उनको कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। वाई? बिकॉज अगर एक भिखारी शर्म करेगा तो वो भीख नहीं मांग सकता। कितने लोग बोलते हैं उसको सुबह से शाम तक कुछ कमा ले खा ले, नहीं, वो तुम लोगों से ले लेके 450 रुपये शाम को इकट्ठा कर लेता है, पैग उसका आ जाता है अच्छे वाला, है ना। दूसरा देखिए, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बहुत चलो रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन मोस्टली ऐसे भी हैं। दूसरा, सेंट साधु, अगर वो आपका ये सोचेगा कि मेरी बेइज्जती है, मेरी इज्जत है, क्या वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है? नो। रियल सेंट जो होगा, संत जो होगा, देखो मैं यहाँ पर आसाराम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रामपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पर सेंट की, साधु की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट आपका और है, वो ये है कि एक स्टूडेंट अगर वो सोचेगा कि मेरा इज्जत हो, मेरी इज्जत के झंडे लगे हों, तो डेफिनेटली वो कभी सीख नहीं पाएगा। समझ में आया बेटा? क्योंकि क्लास में हम लोग क्या सोचते हैं कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो लड़का मेरे बारे में क्या सोचेगा। इससे मैटर करता है क्या? कोई लड़की आपके बारे में क्या सोच रही है, लड़का आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या शादी होने वाली है तुम्हारी? पॉसिबल नहीं है। बस अपना काम करो, ठीक है। और बाई चांस एक टीचर ने आपको कभी क्लास के अंदर डांट दिया या फिर कुछ बोल दिया, तो क्या उससे बेइज्जती हो जाती है? मैं तो खुद पता नहीं कितनी बार पीटा हूं क्लासेस के अंदर डंडे से। नहीं पीटते थे क्या? है भाई, बताओ, तुम लोग पीटते नहीं थे क्या? पीटे है ना? ओहो, मुझे तो बहुत पीटा है, क्योंकि पढ़ने में सही थे लेकिन शरारत में हम सबसे आगे थे, तो डेफिनेटली मार ही खानी होती थी। मम्मी से बहुत पीटे, पापा से बहुत पीटे, तो क्या हुआ? बेइज्जती हो गई क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। और कोई टीचर अगर आपको बोल रहा है तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो उसके लिए बेइज्जती इज्जत मत महसूस करो, बस अपना फोकस करो किसके ऊपर? सीखने पे। जितना आप लोग सीख रहे हो उतना आपके लिए बेहतरीन है। चलिए बेटा, तो एक मार्जिनल फार्मर है जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग साइज है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग मीन्स ए पर्सन ऑक्यूपाई हाउ मच लैंड, दैट इज द लैंड होल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल मार्जिनल मार्जिनल स्मॉल सेमी medium and medium farmer, and thereafter large farmer. These are 2 to 4 hectare, 4 to 10 hectare and more than 10 hectare land. ये हमारा क्या होता है बेटा? फार्मर्स का क्लासिफिकेशन होता है। मैंने यहाँ पर जस्ट इसलिए बताया कि ये जो फार्मर्स का क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंगली ये लोग आपको क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आपके 87% फार्मर क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल है। और इंडिया के अंदर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास, है ना, जो ये कैटेगरी है आपकी यहाँ पर, ये देखिए, जिनके पास स्मॉल एंड मार्जिनल है, इट मीन्स वो फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से लैंड कम है, ये टोटल फार्मर का 87% फार्मर ये हैं। यानी कि इनके पास लैंड क्या है आपका? लेस है, कम है। तो डेफिनेटली बेटा इनके लिए 2000 रुपीज भी एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर फार्मर पेस्टिसाइड परचेज करने जा रहा है और उसके पास अगर पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए क्या होगा? एक लार्ज अमाउंट होगा। शायद आप लोग अगर गांव से हो, इफ यू बिलोंग्स टू विलेज, then definitely you have seen the farmer, that a farmer always demand for 100 rupees, 200 rupees, 300 rupees from another person. Have you seen this thing? So definitely dear, एक farmers के लिए अमाउंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया, बिकॉज वो लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते थे, लेकिन इतना किया, वो भी आपका अच्छा काम है, बुरा काम ये नहीं है, ये एक अच्छी सपोर्ट है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? जब हम इन सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो मैंने क्या बोला, अभी हमारा एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या होगा? हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक्स मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में आपकी हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन है वो चेंज हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि 1966 में एक रेवोल्यूशन आया था, और देयर आफ्टर इंडियाज present situation of agriculture has been changed from that particular condition to right now. What was the negative or what was the positive impact of that particular revolution?
Yes or no? And what are the different revolution other than that particular green revolution? And what was the impact of that particular green revolution, or which crop was most benefited with that particular crop, that particular revolution? Next is the history, and thereafter in milestone. Milestone means what we have achieved in the history. एंड आप सब लोग जानते हैं कि हमारी केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी बहुत सारी एग्रीकल्चर में अचीवमेंट्स को टारगेट किया गया था, उन्हें अचीव किया गया था, और आज प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर का सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है बेटा कि आपका क्रॉप का प्रोडक्शन, है ना, जो हमने अभी पढ़ा, लेकिन उसके साथ हमें कंप्लीट क्या क्या पढ़ना पड़ता है बाकी, चाहे क्लाइमेट का स्टडी है, चाहे सोइल का स्टडी है, चाहे पैथोलॉजी है, चाहे एंटोमोलॉजी है, उन्हें भी हमें कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब इसके अंदर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज डिसाइड किया गया कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, सीजन, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लाइफ स्पेन, डेप्थ ऑफ रूट, एंड दीज ऑल वी हैव टू स्टडी अंडर द agronomy. And thereafter factor affecting crop production means how many factors are affecting a particular crop. Thereafter internal factor or external factor, these factor affecting the crop production, these are the internal or external. Are you getting my point? What do you mean by internal? Internal, for example, you are here, you are living your life, okay, for particular time, if you are here and you are talking about your body, then your internal digestive system, your internal, for example, your respiratory system, your blood circulatory system, nervous system, these are the internal. And your surrounding, your environment, your room humidity, your room temperature, these all are the external. Are you getting my point? And for example, you are talking about a family and society, then your family is your internal and your society is the external. Are you getting my point? For a particular state, for particular district is the internal, and overall other districts are the external. For a state, particular state is the internal, and thereafter other state of the countries are the external. And for particular country, this is the internal affair, and for international level, this is the external affair. So that's why there is a ministry in Indian Constitution, that is the Ministry of External Affair. है या नहीं है? तो वही बात यहां है बेटा कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर फॉर ए क्रॉप प्रोडक्शन। इंटरनल क्या होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, किस प्रकार से वो रेस्पिरेशन करता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट है आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन। एंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एज यू नो, in India has been divided into the 131 agroclimatic zone according to ICR, and according to Planning Commission, this is divided into the 15 agroclimatic zone. So why and what are the importance of the agroclimatic zone that we have to study here? And thereafter, cropping system. What do you mean by cropping system? What do you understand by cropping system? Cropping system means how we are growing the crops in a particular field. And during the cropping system, we will also study about the cropping pattern. We will also study about the cropping scheme, and how these all are the differentiate between each other, means how they are differentiate with each other. What are the difference between cropping pattern, cropping system and cropping scheme? Okay, so cropping system means क्या होता है कि पूरा का पूरा comprised. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर सेइंग दैट ये करप्शन जो हो रहा है ना, ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आज हमारा सिस्टम क्या है, करप्टेड है। तो सिस्टम में क्या आता है जरा बोलिए, एक बार बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम, अब देखो यार आप इतना वो करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडियन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो सबसे ऊपर कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा आपका, जो एमपीज होंगे, है ना। एमपीज के बाद कौन होगा आपका, पर्टिकुलर स्टेट आ जाएगा, स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर के नीचे कौन है, एमएलए हैं, एमएलए के बाद कौन आ जाएंगे, फिर आपके जो है, जो आपके जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, ये सारे अंडरस्टैंड है ना, आप लोग इनसे अंडरस्टैंड करते हो, वो आपके, फिर उसके बाद क्या होंगे, पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट का, कोई स्टेट का, कोई तहसील का, कोई ब्लॉक का कोई ऑफिसर होगा, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑफिसर होगा, फिर उनके नीचे पर्टिकुलर फिर ऑफिसर्स होंगे, फिर उनका मैनेजमेंट होगा, फिर उनका जो है वहां पर फर्दर आपके फील्ड ऑफिसर्स होंगे, फिर आपके जो है क्लरिकल पर्सन्स होंगे, फिर आपके वहां पर पीएन वगैरह होंगे। ये सारा का सारा मिलके क्या बनाता है आपका एक
सिस्टम बनाता है। अब फॉर एग्जांपल तुम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करोगे तो उनका अलग सिस्टम है, तुम अगर बात करोगे यहां पर बैंक की तो उनका अलग सिस्टम है। समझ रहे हो मेरी बात को? यही चीज यहां पर होती है। फॉर एग्जांपल तुम एग्रीमेंटर में हो, है ना। अब एग्रीमेंटर क्या है? एक आपका इंस्टीट्यूट है छोटा सा। देखो अपना कोई बहुत बड़ा टारगेट यहां पर नहीं है, हम छोटा सा इंस्टीट्यूट संभाल रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट को क्या हुआ, मैंने इसको क्रिएट कर दिया तो डेफिनेटली मैं इसका क्या हो गया, ओनर हो गया। अब मेरे अंदर जो टीचर्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन ये है कि उनका अपना अपना काम है। कोई आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाएगा, कोई आपको सॉइल साइंस पढ़ाएगा, कोई आपको हो सकता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, कोई एक्सटेंशन पढ़ाएगा। समझ में आ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हर एक का अपना अपना क्या है, रोल है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करते हैं, तुमसे कोई पर्सन ब्राइब करता है, तुमसे कोई बोलता है कि भाई ये काम अगर तुमने नहीं किया आज, या फिर तुमने कोई नोट्स अगर फाड़ दिए, तो हो सकता है वो तुमसे क्या कर रहा है कि भाई अगर 2 पेज नोट्स लेने हैं तो मुझे 500 रुपए दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसने आपसे डिमांड किया कितना, 500, और हो सकता है मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई 1000 मेरे को चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? या मेरे को 250 चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा पूरा सिस्टम ही क्या हुआ, करप्ट। सिस्टम ही क्या हुआ, करप्ट। वही बात यहां पर आती है कि आपके सिस्टम में क्या कहानी होती है, क्रॉपिंग सिस्टम में, तो वो बड़ा अंडरस्टैंडेबल नहीं होता बेटा। और आपको बता दूं कि अभी रिसेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो यहां से भी आ रहे हैं, और हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये मैं वादा करता हूं। किसी भी एग्जाम में चले जाना, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। ये जो एग्जाम के ये ना, अब फॉर एग्जांपल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, क्या समझते हो उससे, प्रॉब्लम क्या है उसमें, सीड प्रोडक्शन कैसे करते हो, सीड टेक्नोलॉजी से क्या समझते हो, सीड के कलर क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और आपको भूलने से किसी चीज को अगर बचना है तो आपको उसकी कहानी समझनी पड़ेगी। देखिए आप लोगों ने मूवीज देखी हो, सब लोगों ने, भाई कोई ना कोई तो मूवीज देखी होगी ना, है ना। अब आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी आपको हमेशा याद रहती है। कोई भी पर्सन आपसे पूछेगा आपने मूवी देखी थी, आप बोलोगे हाँ यार उसमें उसने ऐसे किया, उसमें उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, याद रहा। ओके, सेकंड थिंग क्या होती है, आपको आपकी मम्मी ने, आपकी नानी दादी, उन्होंने कहानियां सुनाई होगी, आपको स्टोरीज सुनाई होगी, यस और नो। तो वो स्टोरी आपको क्या है, वो भी मेमोराइज रहती है। लेकिन मूवी ज्यादा याद रहती है, स्टोरी कम याद रहती है। और उसके बाद में आपका आता है, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी लाइव इंसिडेंट्स को देख लेते हो, किसी पर्सन को कुछ करते हुए देख लेते हो, तो वो भी तुम्हें क्या रहता है, हमेशा याद रहता है। रहता है नहीं रहता? अभी ऐसा ही हमेशा होता है। और आपको एक चीज पता है कि जब भी आप किसी चीज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से करते हो तो वो आपकी जिंदगी में हमेशा याद रहता है। होता है कि नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक जस्ट सिंपल सा बोलता हूं, अभी क्या हुआ, क्लास के अंदर एक लड़का आया, ठीक है, और उस लड़के की बाय चांस क्या हुआ, यहां गेट में अटकने के बाद उसकी पैंट फट गई। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन उसकी पैंट फट गई। अब डेफिनेटली जैसे ही पैंट फटी आपको ये पूरी जिंदगी भर वाकया याद रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? रहेगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे हुआ था। यही चीज हमारी एग्रीकल्चर के अंदर होती है या स्टडी के अंदर होती है। हम किसी चीज को याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम कभी भी उस चीज को याद करने की कोशिश नहीं कर सकते एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से, है ना। अब यहां पर आप लोग क्या करते हो, या तो एग्जाम के अंदर तुक्का कैसे लगाया जाए, ट्रिक कौन सी होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ट्रिक ट्रैक वगैरह कुछ नहीं होता है। सिंपल होता है कि कॉन्सेप्चुअल वे आपकी लाइफ के साथ जो अटैच है उसको कैसे ज्वाइन किया जाए एग्रीकल्चर के साथ। समझ में आ रहे हो? चलिए, तो उसी चीज को हम समझते हुए यहां पर इनको क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको हर एक के साथ एक चेन मिलेगी। चेन का मतलब क्या होते हो कि आपका एक चीज, फॉर एग्जांपल तुम्हारी चेन है ना, गले के अंदर भी नॉर्मली जो चेन होती है, अब इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हें बताता हूं, तो इसके अंदर एक के साथ दूसरी क्या है आपकी, अटैच है या नहीं है। तो उसका क्या फायदा होता है कि ये सारी आपस में अटैच होने की वजह से ये जुड़ी रहती है, ये बनी रहती है। तो वही चीज यहां पर है कि अगर तुम्हें एक चीज याद है तो दूसरी भी याद हो जाएगी। लेकिन कुछ होते हैं फैक्ट। फैक्ट आपको कैसे याद करने हैं, लगातार उसको रिवाइज करना है, लगातार उसको मेमोराइज करना है, लगातार उसको कैच करना है। वही हमारा फैक्ट को याद करने का एक तरीका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इस चीज के अंदर तुम जब करोगे तो तुम्हें जो है वो एक टारगेट के साथ दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ, उसका एक टारगेट दिया जाएगा, टॉपिक हुआ उसका तुम्हें टारगेट दे दिया जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि तुम टारगेटेड अगर स्टडी करते हो तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बट बेटा मुझे एक चीज आप लोगों से चाहिए, वो ये कि आप लोग रेगुलरली क्या करोगे, रेगुलरली क्या करोगे, क्लासेस में आओगे। बस एक प्रॉमिस मुझसे कर दो कि आप लोग रेगुलरली क्लास में आओगे जब भी आपकी क्लास है, ठीक है?
जब भी आपकी क्लास है आप तुरंत क्या होगे, क्लास में हाजिर मिलोगे। शुरुआत में आपको स्लो चलाएंगे पहले 15 दिन, उसके बाद आपको फास्ट। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ट्रेन को पकड़ने में टाइम लगता है ना, स्पीड, तो वही वाली बात होती है। तो हमेशा हम ट्रेन को धीरे धीरे चलाएंगे, कभी एक टॉपिक छोटा कर लिया, कभी आधा टॉपिक कर लिया, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका और मेरा एक इंटरेक्शन हो जाएगा। उससे आपको भी पता चल जाएगा कि कहानी क्या है, और मेरे को भी पता चल जाएगा कि आप कितना स्लोली या कितना स्पीड में उस चीज़ को कैच कर सकते हो। और जैसे आप कैच करते हुए चलोगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बट एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। आपकी ये एजुकेशन फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एक इनफॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब आप लोग जानते हो, जब एक्सटेंशन पढ़ते हो। फॉर्मल का मतलब होता है कि जिसमें तुम्हें एक डिग्री मिलती है। देखो यहाँ पर मैं कोई इनाम नहीं देने वाला हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एग्रीमेंटर के स्टूडेंट में जो फर्स्ट आया उसको ये इनाम दिया, सेकंड आया उसको ये इनाम दिया। घंटा कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वही इनाम है बेटा। क्योंकि मैं यहाँ पर आके करता रहूँ कि हाँ भाई ये लो इनाम, क्या फायदा है बताओ जरा। आपको यहाँ पर तुम इनाम देता रहा, एग्जाम में आपका 0 आया, आप लोग वैसे दुखी रहोगे कि यार मेरी तो क्लास में बेइज्जती हो गई, पहले तो इनाम लेता था अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हमें नहीं करनी है, और मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने पैसे नहीं है भाई हमारे पास। बोलोगे सर 10 रुपए के इनाम के लिए पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। पढ़ लो, मेहनत करो, सिलेक्शन ले जाओ, जॉब मिल जाएगी, 30,000 रुपए महीने की आ जाएगी, वैसे ही गिफ्ट ले लेना, खुद ही परचेज कर लेना, 2 मेरे को दे देना। फैक्ट है ना। जिंदगी में खुश रहोगे तो वही काम है बेटा। अब टेंशन के साथ जीते रहोगे कि यार इस बार फर्स्ट वो आ गया, इस बार सेकंड वो आ गया, कोई फायदा नहीं है। आपको किसी की रैंक नहीं दिखेगी। जब भी आप एग्जाम दोगे आपके इसके अंदर, तो आपको अपनी रैंक या कुछ मतलब शो नहीं होगा, आपको केवल ये शो होगा कि आपका रिजल्ट क्या है। क्योंकि बेटा रैंक मैटर नहीं करती है, और आज यहां पर रैंक मैटर नहीं करती है। रैंक मैटर कहां करेगी? जब तुम एग्जाम में जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो ये हम फोकस करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। आपको कंटेंट क्या देना है इसके ऊपर फोकस करेंगे। मुझसे ये पूछ लेना कि सर एग्जाम के अंदर हम क्या करें, कैसे पढ़ें, वो मैं बता सकता हूँ। मुझसे ये मत पूछना कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ना तो मैंने पेपर बनाया है और ना ही मैंने पेपर चेक किया है। तो दोनों ही सूरत में मैं आपको ये आंसर नहीं दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? आप मुझे प्री के बारे में पूछिए, मेंस के बारे में पूछिए। प्री के बारे में भी अच्छे से गाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने एसबीआई पीओ, ठीक है, एसबीआई पीओ के अंदर मैं इंटरव्यू में जाकर आया हुआ हूं। आईपीएस आपका आईपीएस पीओ के इंटरव्यू में जाकर आया हुआ हूं, ठीक है। अब भाई यूपीएससी बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि नहीं गए। समझ में आया? पेपर भी नहीं देखे देखा, झूठ बोलना बस की बात नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए नहीं गए हैं तो नहीं गए हैं। हाँ, बाकी अगर बोलोगे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं डेफिनेटली जॉब छोड़कर यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर था किसी टाइम में, लेकिन उस जॉब को छोड़ने के बाद यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो किया है वो किया है, नहीं किया नहीं किया। एएफओ के अंदर आपके 4 बार इंटरव्यू में जाकर, सॉरी 5 बार इंटरव्यू में जाकर वापस आया हुआ हूँ, विद आपके एडमिट कार्ड, विद चीजों के प्रूफ के साथ है। लेकिन क्या उन प्रूफ को लेकर मैं घूमता फिरूं? है ना, नहीं चीजें बेटा। आप जो चाहिए आपको मुझसे बोलिए, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप कितना करना चाहते हो। बेसिक्स आपके बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक आपको क्लियर करवाया जाएगा। आपका फाउंडेशन हर एक तरीके से तैयार किया जाएगा। इसीलिए मैं हर बैच को एक वर्ड बोलता हूं, फाउंडेशन बैच। हर बैच फाउंडेशन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई बोल रहा है सर मुझे तो टारगेट बैच चाहिए। अरे क्या टारगेट, क्या फाउंडेशन, बात एक ही है। सिंपल सा फंडा ये हमारा क्या है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है, फोड़ना है एग्जाम को। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो इसी के साथ अच्छे से मेहनत करते हुए उसको आगे बढ़ो। और ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको आपके उसके अंदर दिख जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। एक बार अच्छे से देखकर कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, किस प्रकार से कवर करना है, चाहे सोयल है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे पैथोलॉजी है, चाहे फॉरेस्ट्री है, चाहे आपका नाबार्ड है ना, कोई भी चीज़ है ना, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर आपका ये पार्ट नहीं है ना, यहाँ तक आपका पूरा का पूरा जो है इसको हमें कवर करना है। ये पूरा का पूरा आपको सिनेरियो तक अच्छे से दिया गया है।
कोई बच्चा अगर नाबार्ड के लिए जा रहा है, उससे डर लगता है मैक्सिमम बच्चों को, तो उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। ये कोई वो नहीं है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से वो कर रहा हूँ मैं, ये केवल उन बच्चों के लिए है जो आपके नाबार्ड में जा रहे हैं, तो उनके लिए रूरल डेवलपमेंट भी आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। आजकल एएफओ में भी इसके क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं, आजकल एएफओ में भी इसका क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। एफसीआई में तो क्वेश्चन इसके आ ही सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना क्या है आपका स्वाभाविक है बेटा। समझ में आ रही है सब लोगों को? तो वहां पर भी इसके क्वेश्चंस होंगे, वो पूछे जा सकते हैं। तो इस पार्ट के अंदर मैक्सिमम पार्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% जो पार्ट होगा वो हम कवर कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी आपको जो यहाँ पर हम कवर नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने एक ही शब्द पे आपको बुलाया है, वो ये कि एग्रीकल्चर के अंदर आपका कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है? उसके अलावा मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर आप इंग्लिश मैथ रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि चैनल कौन सा बेटर हो सकता है, ठीक है? इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए। जो बच्चे यहां पर मेरे पास ऑफलाइन में या फिर पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने आपका एक तो करियर व्हील का ये एक चैनल है, ऑनलाइन पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक आपके चैनल का नाम है बैंकर्स वे। क्या नाम है आपका? बैंकर्स वे। इन दोनों के अंदर ही बढ़िया है। इंग्लिश का पर्सन यहां बहुत खतरनाक है अगर आपको इंग्लिश समझ में कम आता है। मैथ का पर्सन भी यहां पर खतरनाक है, सॉरी रीजनिंग का पर्सन यहां पर खतरनाक है, मैथ का पर्सन यहां बहुत बढ़िया है। दो टीचर यहां बहुत बढ़िया है, एक टीचर यहां बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पर यह नहीं कि मैथ का टीचर बुरा है, नॉर्मल है। लेकिन आपको मैंने ये बता दिया कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन मैथ उसका क्या होता है, वीक होता है, तो उस केस में वो इसको चूज कर सकता है क्योंकि इंग्लिश का पर्सन यहां बहुत बेहतरीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये कहानी है बेटा। ये एक के एग्जाम के लिए नहीं है, कोई एएफओ के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, से आप एडीओ के लिए जा रहे हो, डब्ल्यूओ के लिए जा रहे हो, डब्ल्यूओ में तो नहीं आएगा, एडीओ के अंदर एग्रीकल्चर आपका ये मैथ इंग्लिश रीजनिंग आता है। अगर आप लोग वहां पर जाओगे किसके लिए, अपने नाबार्ड के लिए, तो भी इसमें आता है। एफसीए के लिए जाओगे तो भी उसमें आएगा। ये हर एग्जाम में आता है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार सीईटी भी आपका आ सकता है, सीईटी भी आ सकता है। तो ये मैंने उसके लिए बताया अगर आप लोग इनकी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और अपने उस लेवल को इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है? तो इनसे बेस्ट प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं है, बाकी चॉइस तुम्हारी है, मेरा किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। और ये मेरे को कुछ नहीं देंगे, ना मेरे को जानते हैं ना मैं इनको पहचानता हूं। मैंने इनके लेक्चर देखे हैं, बच्चों का रिव्यू मांगा है, बस उसके बिहाफ पर आपको गाइड कर रहा हूं। इनसे बेहतरीन कोई होगा तो आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन आप एक काम और करना, स्मार्ट कीड़ा करके एक जो है एप्लीकेशन है, ये लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, तो इनकी टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आप लोग परचेज कर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप अपने प्री यानी कि आपके जो इंग्लिश मैथ रीजनिंग की अगर तैयारी करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप जो है इसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं इनके, इनका क्वेश्चंस ऑफ लेवल जो है ना, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस है, वाकई में अल्टीमेट है, जिसको मैं सुपर्ब बोलता हूं हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता रहता हूं खुद। जब भी टाइम मिला इनके एक दो क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करता रहता हूं, और इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं। क्योंकि गाइड बेटा तभी किया जा सकता है जब वो खुद उसके ऊपर वर्क कर रहा हो, वरना मैं गाइड नहीं करता हूं। समझ में आया? क्योंकि जब तक आप गाइड कर रहे हो तो पहले आप उस काम को करके दिखाओ, तभी आप गाइड करने के लायक हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही मैंने बोला, आप इनके समझ सकते हो। उसके बाद बेटा अब आता है कि आपका डेली, जो मैंने आपको बता दिया कि टारगेट आपका रहेगा, डेली टारगेट आपका टेस्ट कभी नहीं होगा, उसके लिए केवल और केवल आपको पूछा जाएगा, क्लास के अंदर कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपका जो है वीकली टारगेट रहेगा, वीक के अंदर एक वीक में जो भी आपको करवाया जाएगा वो सारा का सारा आपका टेस्ट होगा उस वीकेंड के ऊपर। फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी क्लास रहेगी, सैटरडे का आपका छुट्टी रहेगा कि आप लोग आराम से उसको तैयार कर सको, और संडे को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। फ्राइडे और सैटरडे आपका जो है आने वाले टाइम के लिए क्लासेस रहेंगी। अभी एक महीने तक आपकी क्लास नहीं है सैटरडे को, लेकिन उसके बाद आपकी सैटरडे को भी क्लास होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद आपकी सैटरडे को भी क्लास रहेगी। एप्लीकेशन के अंदर आपके, जब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे, बैच सेक्शन में आपका सारा कंटेंट प्रेजेंट है, स्टडी मटेरियल वहीं प्रेजेंट है, टेस्ट वहीं प्रेजेंट है, और आपका वीडियो भी वहीं प्रेजेंट रहेगी।
अगर किसी केस में आप लोग अपनी लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हो, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो, और उस रिकॉर्डेड क्लास को देखते टाइम आप लोग कोई डाउट में आते हो तो डाउट को लिख लो, और आप जब भी अगली क्लास में आते हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। समझ में आया? ये आपका मेन टारगेट रहेगा। उसके अलावा कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस आपका आता है, आप क्लास के इन बिटवीन पूछिए, क्लास से पहले पूछिए या क्लास के लास्ट पूछिए, लेकिन क्लास जब चल रही है तो आप बीच में प्लीज, जब तक टॉपिक चल रहा है बीच में मत पूछिए। जैसे ही मैं बोलूं कि अब बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आप आराम से पूछ सकते हो। समझ में आया? क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने अगर क्वेश्चन पूछ लिया ना तो उसकी जो चेन होती है वो टूट जाती है बेटा, और वो याद नहीं रह पाता। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं आपको जब भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो हमेशा टॉपिक के बाद बोलता हूं कि आप क्वेश्चन आराम से पूछिए, आप लोग पूछ सकते हो। तब तक आप उस क्वेश्चन को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि 15 मिनट में कुछ नहीं होने वाला बेटा। समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है, तो ये आपका फैक्ट रहेगा, ये आपका इस प्रकार से सीक्वेंस रहेगा जो हम करने वाले हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, इट डजेंट मैटर, मैं आपके ऊपर उतना ही फोकस करूंगा, आपको हर जगह पे उतनी ही क्वालिटी यहां पर मिलेगी। केवल मैं नहीं, जितने भी टीम मेंबर हैं सभी के सभी आपके ऊपर उतना ही फोकस करेंगे, उतनी ही क्वालिटी आपको दी मिलेगी। हाँ, टीचर्स के अंदर कभी भी कोई आपको डाउट होता है, कोई भी आपको समस्या होती है, आप तुरंत बोलिए। आप क्लास में नहीं बोल सकते हो, पर्सनली मुझे मैसेज करिए। मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली बोलिए, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम को हमेशा रिजोल्व आउट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। अब सब लोग एक बार वीडियो ऑन करके शक्ल दिखा दो मुझे अपनी। डोंट वरी, मैं कहीं अपलोड नहीं करूंगा आपकी वीडियो। यहाँ 4 से 5 पर्सन साउथ इंडियन है, गौरव एंड रेवती एंड विवेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप सब लोगों से एक वो क्वेश्चन है कि क्या आप सब लोग अंडरस्टैंडेबल है जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ मेरा? गौरव, विवेक, रेवती, प्लीज। अच्छे से आ रहा है? रेवती तो वैसे भी अच्छी हिंदी बोल लेती है, खुद बोल लेता है, डेफिनेटली उसको समझ में आएगा। चलिए, एंड नेक्स्ट वन नवनीत कौर। अच्छा पूनम तो ठीक है, मैं जानता हूँ अच्छे से। नवनीत ऑन योर वीडियो बेटा। ओके, जसपाल ऑन योर वीडियो, जसपाल कौर। के रेवती ऑन योर वीडियो बेटा। ओके, दैट्स ग्रेट। जितने भी बच्चे हैं डेफिनेटली आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी कोई डाउट हो यार तो आप पर्सनली मुझे अपना, है ना, एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक हम क्लास में हैं हम एक टीचर हैं, और जैसे ही हम यहाँ से निकले आपका और मेरा एक फ्रेंड का हमेशा रिलेशनशिप होना चाहिए। फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि हम लोग, है ना, चलो पीते हैं, वो वाली बात नहीं है। फ्रेंड का मतलब सिंपल सा क्या है कि जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आई यार, इवन दो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ड्यूरिंग मेरी जब मास्टर्स MARD में चल रही थी तो मैं एज ए जो है अपना साइड के अंदर, अगर हम बात करें जिसके हम बोलते हैं साइड बिजनेस, है ना, तो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो साइड में मैं एज इट इज़ आपका जो है काउंसलर जिसको आप लोग बोलते हो, है ना, जिसके अंदर हम काउंसलिंग करते हैं, और खासकर बहुत जो पर्सन नेगेटिव होते हैं, और दिल्ली में आपको पता है कि ये चीज़ बहुत चलती है, तो उस टाइम मैं एज इट इज़ रहा हुआ था, तो उन चीज़ों को फिल आउट करते थे। आपका माइंड, आपका बोलने का तरीका, आपका देखने का तरीका सब बताता है कि आप क्या चाहते हो और आप क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ें डेफिनेटली पता लग जाती है। लेकिन मैं आपकी कभी पर्सनल वे के ऊपर पॉइंट नहीं उठाऊंगा जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं, क्योंकि रीज़न क्या होता है, मुझे किसी पर्सनल रिलेशनशिप में या पर्सनल चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करने का मतलब इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग जब तक क्लासेस में हो मैं आपको हमेशा फोर्स में रखूंगा, बाउंड में रखूंगा, और जैसे ही आप क्लास से निकलते हो मेरे लिए हमेशा आप जो है एक बाहर के एज इट इज स्टूडेंट या फ्रेंड रहोगे, लेकिन मैं आपके ऊपर कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं थोपूंगा। क्यों? क्योंकि आप यार अपनी पर्सनल लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो, और यही होना चाहिए, ठीक है। आप उसके बाद कहाँ जाते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्लास के अंदर एक बेहतरीन स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हमेशा अच्छा रहूंगा, और उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
क्योंकि बेटा देखो उसके बाद आपकी लाइफ है ना, आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए और यही हमारी लाइफ होनी चाहिए, किसी दूसरे के तरीके से हमारी लाइफ नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बातें? कभी मत जीना दूसरे की लाइफ, चाहे मैं हूं, किसी से इन्फ्लुएंस मत होना कि इस पर्सन ने ये बोला इसकी वजह से मैं इससे इन्फ्लुएंस हूं। नो, आप हमेशा अपने आप से इन्फ्लुएंस रहो, अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस रहो। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, यहां पर जो पर्सन होता है वो एक आपको हो सकता है, देखो हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, एक पर्सन की हमेशा 3 पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि पर्सन अपनी एक पर्सनैलिटी में जीता है। ये 3 पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होता है? एक वो जो दुनिया को दिखाता है, एक वो पेरेंट्स को दिखाता है या निजी रिश्तेदारों को दिखाता है, दोस्तों को दिखाता है, और एक आपका जो कोई नहीं देख पाता, जो आप खुद होते हो। और रियल जो होता है इंसान वो ये होता है। तो हमेशा अपने आप में खुश रहो, ये चीज लेकर दुनिया के सामने आओ, मत जियो ये फेक लाइफ, जीने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अपनी लाइफ को इतनी कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ठीक है? ये चीजें जो है ना डेफिनेटली हैं, रिक्वायरमेंट है, आज में पढ़ना क्या है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसके पीछे मर जाएं, अटैक कर जाएं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेटा पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, अपना फोकस केवल और केवल स्टडी के ऊपर करते हुए, ठीक है? बिंदास रहो, लाइफ खुल के जियो, जहां दिक्कत ये वहां बताओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है हर चीज का, टेंशन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना? सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी सॉल्यूशन है, सिलेक्शन हो गया तो भी सॉल्यूशन है। समझ में आती है मेरी बातें? तो जो लोग फिलोसफी झाड़ते हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं है। बस मैं एक शब्द बोलूंगा, बिंदास रहो। फिलोसफी वर्क नहीं करती है। समझ में आ रहा है? और ये तब समझ में आया जब कम से कम 10-15 किताबें पढ़ चुके थे, है ना? ये आपके वाली नहीं, ब्रीडिंग की पढ़ ली, एंटो की पढ़ ली, पैथो की पढ़ ली, ठीक है ना? वो किताबों के ठीक है, ज्ञान है, लेकिन जो रियल लाइफ है वो उन किताबों में है जो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलता हूँ आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी टाइम नहीं है आपके पास, जब आपके पास समय होगा तो उनको भी पढ़ लेना, लेकिन अभी है ना मोटिवेशनल स्पीकरों के ऊपर जिंदा मत रहो यार। आपकी लाइफ बहुत पड़ी हुई है, आपको अभी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी केवल आपको अपने अंदर के जज्बे को जगाना है ना? आप किसी और के ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है न, कोई मैटर नहीं करता। आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बन रहे हो, बस वो मैटर करता है। आप अच्छे हो, बस अपने आप में अच्छे रहो, दुनिया जाए भाड़ में। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो अभी बेटा आपका आज का सेशन मैं यहीं पर ओवर करूंगा, और आपकी बेसिक से लेके आखिर तक जो स्टडी होंगी वो हम करेंगे, और किसी भी प्रकार से आपका कोई डाउट आता है आप मुझसे पूछिएगा। और दूसरी चीज़, आपका कल के लिए जो है सेशन नहीं है, कल कोई भी आपका सेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपका जो है कल क्या है आपका, मंडे है ना, ट्यूसडे है ना, ओके। उसके बाद आपका वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन जो है आपका सेशन रहेगा, ठीक है? और उसके बाद सैटरडे को ऑफ रहेगा, संडे को आपका जो है एक टेस्ट होगा, किसके बिहाफ पर, जो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है? कल आपका एक टेस्ट होगा, इसलिए टेस्ट होगा, वो हमेशा हर एक का होता है, जब भी आप बैच में आते हो सेम टेस्ट है, वही टेस्ट मैं हमेशा पूछता हूँ। मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि वो टेस्ट इसलिए जरूरी है कि आप कितना पढ़े हो, आपने अभी तक क्या किया हुआ है, और उस टेस्ट में ये नहीं कि नंबर आने से आपका ये हो जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया, इससे ये पता लग जाएगा कि आप अभी तक कितना उस लेवल को समझ पाते हो जो एग्रीकल्चर है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो कल एक बार आप लोग जो है उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। टेस्ट आपके अकाउंट में जो है 11 बजे जो है आपके अकाउंट में स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे के बाद कभी भी आप टेस्ट दे सकते हो, नहीं भी दोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किसके लिए है टेस्ट? आप लोगों के लिए है। सो इस मस्ट कि आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, एंड देर आफ्टर आपका नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा क्लास में तो आपसे उसका रिव्यू और फीडबैक ले लूँगा, और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसका आंसर कर दिया जाएगा, वरना आपकी परफॉर्मेंस मैं अपने आप समझ लूँगा कि कहाँ हो, क्या करवाना है, कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है? पर्सनली अगर रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटा जो आपका जैसे डाउट होते हैं क्लासेस के, वो हमेशा क्लास में ही पूछना, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो कई बार क्या होता है, टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई पॉइंट रह जाता है,
और आप लोग सोचते हो कि ये पॉइंट रह गया तो आप बाद में फ़ोन करते हो। फ़ोन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वो पॉइंट क्लास में पूछोगे तो सभी को पता लग जाएगा, क्योंकि मेरी गलती हुई, मैंने आपको नहीं बताया, तो वो सभी को पता लगे कम से कम। समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? तो क्लास के अंदर हमेशा टॉपिक को क्लास में पूछना, और अगर आप पूछ नहीं सकते हो तो आपके पास चैटिंग का ऑप्शन है, आप चैट में लिख भी सकते हो। गॉट द पॉइंट? आपके पास यही चैट का ऑप्शन है, जब आप क्लास ले रहे हो आप चैट में लिख भी सकते हो। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? समझ में आया? गॉट द पॉइंट? चलिए, सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरी तरफ से ओवर है बेटा। है कोई डाउट? चलिए, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।